एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला ये एडिटोरियल जो है वो बात कर रहा है कि जो तमिलनाडु में अभी रिसेंटली जो स्टॉर्म आया है, जो साइक्लोन आया है, साइक्लोन निवार, उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है और गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस और जो कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे अनप्रिपेयर्डनेस गवर्नमेंट ने शो की है, तो उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। अब ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें बात की गई है 20 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको सर्जरी करने का जो पावर है वो प्रोवाइड किया है। तो उसके बेसिस पे इस आर्टिकल में उस मूव को क्रिटिसाइज़ तो किया गया है, एज वेल एज उसके जो प्रॉस हैं, मतलब जो फ़ायदे हैं वो बताए गए हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच इस आर्टिकल में है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये जो थर्ड आर्टिकल है वो जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी लॉ पास किया है लव जिहाद को लेके, उसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। उसका जुडिशियल स्क्रूटनी में क्या वो जो लॉ है वो रह पाएगा या नहीं, इसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। अब ये वाला जो आर्टिकल है, जो केरला पुलिस एक्ट में जो अभी अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद उसका जो ऑर्डिनेंस है केरला गवर्नमेंट ने पास किया था, इसके बाद जो सिविल सोसाइटी है, जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म होने के बाद केरला गवर्नमेंट ने अपना जो लॉ है उसको वापस ले लिया है और वापस से उन्होंने ये बोला है कि वो उसके ऊपर स्क्रूटनी करेंगे और लोगों का जो है डिस्कशन के बाद ही वो एक्ट को पास किया जाएगा। तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि आखिर केरला गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ये लॉ लेके आए। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि केरला गवर्नमेंट ये इतना क्रिटिसिज्म के बावजूद भी एक लॉ में उन्होंने चेंज किया। अब ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है यूएस इंडिया के रिलेशन के बारे में जो बाइडेन के आने के बाद। तो ये इनका जो है वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलता रहता है, जैसे कि क्रिकेट में होता है वैसे ही इनका इधर बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलता रहता है, जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो उसको डिस्कस करेंगे। ये पेज भरने के लिए डेली कमेंट्री देते रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कैरिकेचर है इसमें बात की जा रही है अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं मैराडोना, ही इज़ मूविंग फ्रॉम अर्थ टू हेवन, ऐसा इस में शो किया गया है। ही वॉज ऑफ 60 ईयर्स, वो 60 ईयर्स के थे और उसके बाद वो इवनिंग वॉक पे थे, उसकी वजह से उनको जो है वो हार्ट स्ट्रोक आ गया और उनकी डेथ हो गई। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। जब अर्जेंटीना की टीम ने इंग्लैंड को हराया था तो इसके बाद इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और इन्होंने जो है इनके जो साथी प्लेयर थे उन्होंने देख लिया था कि इन्होंने हाथ से बॉल को जो है वो गोल किया है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ बोला था कि दैट वाज द हैंड ऑफ गॉड। तो इसके बेसिस पे इनका वाइडली क्रिटिसिज्म भी हुआ था और फिर अर्जेंटीना जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत भी गई थी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला जो आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर टाउन प्लानिंग अच्छे से कर लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मनी है वो इन्वेस्ट कर देती है तो हो सकता है कि साइक्लोन जो आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, उनसे गवर्नमेंट फाइट कर सकती है। तो यहाँ पे बात की गई है जो साइक्लोन निवार है वो ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर की तरह आएगा और बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ कोस्टल रेसिडेंट्स हैं साउथ इंडिया में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उसका जो पैसेज हुआ है पुडुचेरी के पास में 26 नवंबर को, वो एक लेस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना था। जितना गवर्नमेंट ने या जो वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस करने वाली जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने सोचा था उससे कम थोड़ा ये डिस्ट्रक्टिव था। और इसमें जो है वो 3 लाइव्स जो हैं वो चली गई, 3 लोगों की जान चली गई, जो कि रिलेटिवली लेस है 2015 में जो चेन्नई में फ्लड आया था उसमें। और ये एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम है, साइक्लोन वगैरह अगर आता है तो लोग ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। अब यहाँ से साइक्लोन में
साइक्लोन के आने की वजह से जो है क्या क्या प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले जो वहाँ की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, हैज़ सफ़र्ड कंसिडरेबल डैमेज बिकॉज ऑफ जो फियर्स विंड से बहुत तेज़ स्पीड से जो हवाएं वहाँ पे चल रही थी, और मेसिव वॉल्यूम ऑफ रेन। अचानक से जब साइक्लोन आता है तो वो सी का जो वाटर है वो पोर इन कर देता है लैंड पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो बारिश तमिलनाडु और पौडुचेरी वाले रीजन में हुई, जिसकी वजह से जो सिटीज़न है और गवर्नमेंट है वो इतनी भारी जो बारिश है, जो फ्लड है, उसकी वजह से वो सोच रहे थे कि इट कैन बी रिपीट ऑफ 2015 जो फ्लड है इसकी वजह से, और हो सकता था कि हज़ारों लोगों की जो है वो मौत हो जाती। अब लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आखिर गवर्नमेंट की क्या प्रिपेयर्डनेस रही जिसकी वजह से इतनी सारी जो जान है उनको बचाया जा सका। तो पीरियोडिक जो अलर्ट्स हैं या वार्निंग है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इशू करता है, और वो अपनी जो फोरकास्टिंग है उसको धीरे धीरे और बेटर बनाता जा रहा है। जो कि लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, उन साइक्लोन के ऊपर वो अपनी जो भी वार्निंग देता है उस वार्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करता जा रहा है। बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो साइक्लोन के ऊपर जो डाटा है वो प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी चीज़ जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं, ये एक 12 बटालियन की एक टीम होती है। एक बटालियन में 1149 जो पर्सनल हैं वो होते हैं, जो कि अलग अलग जो टीम्स हैं जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इन सारी जो फोर्सेस हैं उनसे आते हैं और फिर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो एनडीआरएफ टीम जो 2 टीम्स हैं वहाँ पे 2 दर्जन एनडीआरएफ जो टीम है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम देख रही थी। तो इसकी वजह से जो सिविक एजेंसीज़ हैं वहाँ की, जो नगर पालिका या नगर निगम वगैरह हैं, वो एश्योर्ड थे कि इस कंडीशन से वो बच सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हर एक जो रीज़न है वो निबार से नहीं बच पाया। सबसे पहले बात की जा रही है जो चेन्नई का जो रीज़न है वहाँ पे जो 1 डे का रेनफॉल है वो 31 सेंटीमीटर एक साथ हुआ, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ जितना कि 5 साल पहले जब चेन्नई में फ्लड आई थी उसकी वजह से हुआ। और जो स्मॉल स्मॉल टाउन हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो पानी है वो भर गया, और उसकी वजह से जो है वो सीवियर लॉस हुआ। तो ये आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसकी वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट जो रीज़न है, इंटीरियर रीज़न है, इनलैंड रीज़न है, वहाँ पे अगर वाटर बॉडीज़ को पहले से ही कैप्चर कर लिया गया है तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इट स्पिल्स ओवर द लैंड और वो पूरे लैंड पे फैल जाता है, जिससे कि वहाँ पे फ्लड आ जाती है। तो अब यहाँ पे जो इसका आफ्टर मैथ है, मतलब जो ये साइक्लोन है इसके बाद गवर्नमेंट को जो है वो पूरा असेसमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पहुंचाया लोगों को उसको भी समझना चाहिए, और जो भी एक्सट्रीम मॉनसून वेदर है उस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए इस बात के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही ज़्यादा अलर्सिटी के साथ साथ में तमिलनाडु की जो अपोजिशन है उसने भी बहुत ज़्यादा जो रिलीफ मेजर्स हैं वो लिए बिकॉज ऑफ 2021 में जो इलेक्शन है। तो उनको जो अपना फेस है वो एक तरह से क्लियर करके रखना है जनता के सामने, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ पे हो सकता है कि बोटिंग इस बात के लिए हो कि फ्लड्स जो आते हैं वो एक अब रीसेंट फिनोमेना हो गया है, रियकरिंग फिनोमेना हो गया है। तो जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो फ्लड से बचने के लिए क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब बात की जा रही है कि लॉस ऑफ फ्लड प्लेन्स, लेक्स एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स टू एनक्रोचमेंट। जो चेन्नई है या उसके आसपास वाला इनलैंड रीजन है वहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पे फ्लड का पानी रोक रोक सकते थे, साथ में जो लेक्स हैं जो
जिसमें वाटर जो है वो फिल हो सकता था, और जो वेटलैंड्स हैं, तालाब हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट हो जाने की वजह से वहाँ पे जो है इलीगल जो कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के द्वारा, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सफ़र करते हैं। साथ में जो टाउन प्लानिंग है उसके नाम पे वहाँ पे रोड्स, ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं है, जिससे कि जो फ्लड का वाटर है वो इजीली वापस से फ्लो हो सके। तो इस बारे में जो है वो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और गवर्नमेंट को पब्लिक डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि कितने लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम हुई, और फ्लडिंग पैटर्न क्या है, वाटर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, जिससे कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस बात से फाइट करने के लिए मेज़र ले सके। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनडिफरेंस द लैंड यूज़ नॉर्म्स। हाउसिंग सेक्टर का जो लैंड यूज़ नॉर्म है वो अभी वहाँ पे सेट नहीं है, या फिर कुछ लोगों के लिए अलग नॉर्म है, कुछ के लिए अलग नॉर्म है, जिसकी वजह से जो फाउंडेशन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मींस घर बनाने से पहले सबसे पहले रोड वगैरह बनाई जाती है, अगर कोई टाउनशिप है उसमें जो है ड्रेनेज बनाई जाती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अर्बन प्लानिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, और हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में जो भी फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन आने वाला है वेदर की वजह से, तभी इस चीज़ से फाइट किया जा सकता है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इसमें बात की जा रही है। जब उन्होंने अपना जो कहीं पे वो एक अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि जो गणेश जी हैं उनके ऊपर जो है वो हाथी का सिर लगाया गया था। तो ये एक तरह से मेजर अचीवमेंट था आयुर्वेदा का, और आयुर्वेदा में पुराने टाइम से ही जो है वो सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, सुश्रुत के टाइम से ही है, जिसमें सुश्रुत संहिता में ये बताया गया है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बात की जा रही है कि लास्ट वीक में 20 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैजेट नोटिफिकेशन लॉन्च किया, जिसमें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो है स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट, उन्होंने जो इंडियन मेडिसिन को रेगुलेट करती है, जैसे कि आयुर्वेदा है, सिद्धा है, शोभा, रिगपा एंड यूनानी मेडिसिन, इनको ये रेगुलेट करती है। तो आइडेंटिफाइंग सर्जिकल प्रोसीजर दैट कैन बी परफॉर्म बाय पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर इन सर्जरी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर का क्या काम होता है। वो सिर्फ जो है नॉर्मल केयर में मेडिसिन देते हैं, इंटेंसिव केयर में उनका काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ये नोटिफिकेशन है, इसकी वजह से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फिर इस बारे में लेटर लिखा कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस तरह से आप उनको ये परमिशन नहीं दे सकते। जो भी एलोपैथिक सर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ही आउटरीच किया। व्हाट्सएप ग्रुप्स और जितने भी लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह से इस बार इन तरह के डॉक्टर उनके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 1947 के बाद आखिर क्या हुआ। जब जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई, तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको इम्प्लीमेंट कर ले, या फिर जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो मेडिसिन है इंडिया का आयुर्वेदा उसको इम्प्लीमेंट कर ले। बट गवर्नमेंट ने दोनों का कोलैबोरेशन करने का सोचा, लेकिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे उस टाइम के, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट उनका जो ये सिस्टम है ट्रेडिशनल उसको रुइन करने वाली है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस पूरे आयुर्वेद के सिस्टम को अलग कर दिया क्रिटिसिज्म की वजह से। फिर आने वाले टाइम में ये कंडीशन आई कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट की वजह से और आगे आ गए फोर फ्रंट पे, और फिर उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी और ज़्यादा जो है वो मोरल वैल्यू बढ़ गई। बट जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो कोई स्मॉल टाउन या कोई गांव या कोई कस्बे, वहाँ पे अपना जो प्रैक्टिस है वो परफॉर्म करने लगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि बहुत सारे इंडिया के टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे
कोई जो पर्सन है वो उसके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं। ऐसा इंस्टेंस देखा गया है कि वो जो मेजर एब्ड्यूमीन की सर्जरी होती है, मतलब पेट की जो सर्जरी होती है, उसको परफॉर्म कर रहा है और उस पर्सन से बेटर कर रहा है जो कि MBBS MD या MS है, बिकॉज उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उसको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। तो वो धीरे धीरे जो है अपनी स्किल में एनहेंस करते हुए और इंटेंसिव केयर ड्यूटी कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी कर रहा है और नई नई स्किल्स जो है वो सीख रहा है। अब यहाँ पे आर्टिकल में राइटर ने बताया है कि एक हॉस्पिटल का इंस्टेंस दिया है कि आयुर्वेदिक सर्जिकल जो असिस्टेंट है वो एब्डोमीन को क्लोज कर रहा है बेटर वे में। जो वहाँ पे न्यू ट्रेनीज़ हैं, नए जो MBBS डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, उनसे अच्छा जो है वो आयुर्वेद डॉक्टर कर रहा है। होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स हैं, वो अदर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेंबर ऑक्सीजनेशन जो है वो करेंगे। और मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं महाराष्ट्र में 108 फैसिलिटी के ऊपर, वो भी आयुर्वेदिक जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जो है वो कॉस्ट कटिंग कर पाती है और दूसरा ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्किल्ड जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनको सर्जरी आती है उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों हो रहा है, जो कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने 20 नवंबर को इशू किया, जिसको बोला जाता है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, जो कि सेंट्रल मेडिसिन अथॉरिटीज़ NMS आयुर्वेदिक शल्य तंत्र के ऊपर उन्होंने मतलब एक को लॉन्च किया है कि डॉक्टर्स जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बारे में भी बताया गया है। राइटर का कहना है कि अगर ये सर्जरी परफॉर्म करनी है तो एटलीस्ट 100 टाइम तो कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है उसने असिस्ट किया है, एटलीस्ट 100 सर्जरी पहले परफॉर्म की हैं किसी के असिस्टेंट में, तब जाके उसको ये काम मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो 58 सर्जरी करने को बोला है आयुर्वेदिक डॉक्टर को, तो ये वाली जो सर्जरी है वो उसको परफॉर्म करने की परमिशन दे दी है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब दूसरी चीज़ जो है कि इसकी सिल्वर लाइनिंग क्या है, आखिर इस चीज़ से गवर्नमेंट को और या फिर पॉपुलेशन को क्या फ़ायदा है, कि अगर आउटरीच के अलावा भी इस चीज़ को देखा जाए तो इंडिया में जो डॉक्टर और पेशेंट है या डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत कम है और बहुत सारी जो लार्ज वर्कफोर्स है वो आइडेंटिटी की सर्च में जो है वो परफॉर्म करते हैं जो ग्रेजुएट कोर्स है। उसकी वजह से अगर उनकी क्रिएटिविटी और साथ में उनको प्रॉपरली जो है वो ट्रेन कर दिया जाए तो वो हेल्थ केयर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और अपन को जो है कुछ सिचुएशन से बचा सकते हैं। ऑन साइट जो पर्टिकुलर सिचुएशन है या एम्बुलेंस केयर है या जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं हॉस्पिटल की, उनको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा ऐसे कुछ इंस्टेंसेस अदर कंट्रीज से भी हैं जहाँ पे जो है वो ये जो ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको भेजा जा सकता है, अगर उनको राइट ट्रेनिंग दी जाए तब ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ पे बात की जा रही है जो आयुष है उसकी तो मिनिस्ट्री है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आयुष जो है उसका फुल फॉर्म A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी, ये एक प्रियोरिटी एरिया हैं अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के हैं। तो इंडियन मेडिसिन जो है वो अभी इस पर्टिकुलर टाइम में उसका रिवाइवल एक तरह से फिट सिनेरियो है, ऐसा करना ही चाहिए। बट जो IMA का इसमें रिएक्शन है वो प्रिसाइज होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि
डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनका जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है इस बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज बताई गई है, इफ़ अ नॉइस इज़ अ टर्फ वार बिटवीन अ ओवर एम्बिशियस आयुर्वेदा एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे आयुर्वेदा को एक ओवर एम्बिशियस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे दिखाया गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो मॉडर्न मेडिसिन है उनकी मेंटलिटी ये है कि हमारे अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता। तो एक तरफ तो आयुर्वेदा ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, और एक तरफ जो नॉर्मल जो आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न मेडिसिन हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में जो है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो है वो ख़त्म होना चाहिए अर्जेंटली, और जिससे कि जो है इंडिया का एक लार्ज वर्क फोर्स उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ में। ये था इस आर्टिकल में। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, जो कि इंटर मैरिजेस, जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस को बार करते हैं। इसकी वजह से सोशल रिग्रेशन आ सकता है आने वाले टाइम में। तो इस आर्टिकल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डिनेंस पास किया, जो कि अनलॉफुल जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी वजह से जो है वो एक रिग्रेसिव मार्च की तरफ जा रही है सोसाइटी, जो एक तरह से अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए बिकॉज ऑफ मीडिया, जो मीडिया ने जो हाइप क्रिएट किया, और दूसरा गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि पुलिस को हर एक जो मैरिज है उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। जो एक प्राइवेट लाइफ्स है या लोगों के जो बैलेंस हैं उसके ऊपर इंटरवीन करना चाहिए। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने लॉ तो फॉर्म कर दिया, लेकिन गवर्नर ने उसको प्रमलगेट भी कर दिया, लेकिन उसमें जो है इस्लामोफोबिक टर्म जो यूज़ नहीं किया है, लफ्ज़ जिहाद का यूज़ उसमें नहीं किया गया है। बट उन्होंने जो है कुछ अदर जो एंटी कन्वर्जन लॉ हैं उन्होंने जो अपने पर्टिकुलर एक लॉ में जो फ्रेज़ का यूज़ किया है उसका इधर पे यूज़ नहीं किया गया है, बिकॉज वो जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच पाए थे उन स्टेट्स के लॉ। इसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली लव जिहाद टर्म का यूज़ अपने जो लॉ है उसमें नहीं किया है। उसकी बजाय इन्होंने इट हैज़ सॉट टू इंक्लूड एल्योरिंग इनटू मैरिज एज एन एल्योरिंग इनटू मैरिज का मतलब होता है पर्टिकुलरली मैरिज के लिए किसी को अपना धर्म बदलने के लिए लुभाना। इसकी वजह से इन्होंने जो है रिलीजियस कन्वर्जन को इलीगल माना है। और साथ में जो है फोर्स, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड डिसिट, मतलब पर्टिकुलरली किसी के ऊपर फोर्स लगाना, उसको मनाना कि वो जो है शादी करने के बाद जो अपना धर्म है वो परिवर्तित कर ले। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने जो है प्रेजेंट टर्म भी इम्पोज किया है। अगर कोई जनरली जो है वो कन्वर्जन करता है तो उसकी वजह से 5 ईयर्स का प्रेजेंट टर्म, 3 to 5 ईयर्स अगर वुमेन इन्वॉल्व हो रही है जो SC ST के मेंबर हैं उसकी वजह से, और अगर मास कन्वर्जन हो रहा है तो 10 ईयर्स का जेल टर्म जो है वो है। और दूसरी चीज़, देयर इज़ ऑल्सो अ प्रायर डिक्लेरेशन प्रोविज़न एंड इंटेंडेड कन्वर्जन। यहाँ पे जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होगी अगर कोई जो है वो कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है तो उसके बेसिस पे कन्वर्जन किया जा सकता है। अब ये जो सजेशन है वो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें लास्ट ईयर सबमिट किए गए थे, और पैनल ने भी ये बात मानी थी कि अकेले सिर्फ जो कन्वर्जन अकेले अगर मैरिज की वजह से हो रहा है तो वो एक तरह से नहीं होना चाहिए। तो स्टेट ने भी ऑर्डिनेंस में इसी बात को जो है वो बेसिस बनाते हुए लॉ लेके आए कन्वर्जन के लिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो साफ़ीन जहाँ हदिया केस 2018 है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया था कि मैरिज जो है वो कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए मैरिज टर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता है।
तो बिकॉज मैरिज जो है वो एक तरह से राइट टू प्राइवेसी, एक पर्टिकुलर चॉइस और मैरिटल फ्रीडम को इंक्लूड करती है। और जो भी ये प्रीवियस लॉज हैं उनमें जो है पब्लिक ऑर्डर को लेजिस्लेशन बनाया था कि इससे जो है वो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, बट एक इंटरफेथ मैरिज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इंटरफेथ मैरिज अगर कोई दो कपल कर रहे हैं तो जिसकी वजह से एक कपल अगर इंटरफेथ मैरिज कर रहा है तो उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट का जो ये लॉ है वो जुडिशियल स्क्रूटनी को जो है वो नहीं संभाल पाएगा और गवर्नमेंट जो है वो इसको स्ट्रक डाउन कर देगी। जैसे कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है 2012 में इस बात को लेके वहाँ का जो लॉ है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपना जो फेथ है वो सीक्रेट रखे, वो किसी को जो है वो अपना फेथ जो है वो शो ना करे। अब नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि केरला जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपना ऑर्डिनेंस है उसको वापस ले लिया। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है केरला गवर्नमेंट का वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 66A को जब सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट लेके नहीं आई है। बिकॉज जो श्रेया सिंघल वर्सेस केरला गवर्नमेंट 2015 में जो केस है उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 66A और आर्टिकल 118B जो केरला पुलिस एक्ट है उसको जो है वो हटा दिया था, उसको रिवोक कर दिया था। बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड डेफिनेशन दी हुई थी, हर एक चीज़ को जो है वो कवर कर लिया गया था। इंटरनेट की जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब केरला गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे जो अपना लॉ लेके आए हैं वो अगर चाहते तो नहीं भी लाते। बिकॉज आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड है उसमें सफिशिएंट ऐसे प्रोविज़न हैं कि अगर कोई स्पीच है वो ऑब्सीन्स है, मतलब उसमें कोई अश्लीलता है, डिफेमेटरी है, वुमेन की जो मॉडेस्टी है उसको इंसल्ट करती है या फिर उसकी प्राइवेसी में जाती है, तो उसके बेसिस पे आईपीसी में इस बात को जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है। और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जिसकी बेसिस पे कोई पर्टिकुलर स्पीच जो है वो ऑप्शन है, उसके बेसिस पे जो इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे कि जो पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं या फिर इंटरनेट सर्च इंजन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो उनको एक ड्यूटी सेट करके देती है कि वो ऐसे जो कंटेंट हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट कंटेंट हैं उसमें जो है वो उसको ब्लॉक करें। तो इसमें भी जो ऑब्लिगेशन है वो बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ग्रॉसली हार्मफुल हो, हैरेसिंग हो, ब्लेस्फेमस हो, डेफेमेटरी हो, ऑब्सीन्स हो, पोर्नोग्राफिक हो, फिडेलोफिलिक हो, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, लिबेरस हो, इन्वेसिव ऑफ अनदर प्राइवेसी, हेटफुल, रेशियल, एथनिक, ऑब्जेक्शनेबल। तो इतना ज़्यादा ब्रॉडली डिफ़ाइन किया गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहती तो इस एक्ट का भी यूज़ कर सकती थी। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट को जो अपना लॉ है वो पर्टिकुलरली लेके आना था तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ लेके आती। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को जो है वो बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो उनका जो लॉ है, जैसे कि आर्टिकल 66A जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं सहन कर पाया, वैसे ही इनका भी जो ये लॉ है वो जुडिशियल स्क्रूटनी सहन नहीं कर पाता। तो ये बात इस आर्टिकल में की गई है। गवर्नमेंट को सोच समझ के जो है एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ बिना पॉलिटिकली सेंसिटिव होके लॉ जो है वो बनाना चाहिए और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने के बाद उस लॉ को जो है वो पास करना चाहिए, तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी को सहन कर पाएगा। ये बात इस आर्टिकल में की गई है। थैंक यू वेरी मच।